नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आईएएस के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग मुख्यतः आपके जो प्रश्न हमारे चैनल पर या आप लोगों ने जो प्रश्न हमसे साझा किया उसके आधार पर हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के प्रश्न बहुत ही शानदार रहे और ज़्यादातर प्रश्न जो रहे वह प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रहे। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इस एपिसोड में बेसिकली बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होगा उसकी स्ट्रेटजी, उससे संबंधित जितने भी एक जनरल प्रश्न आप सभी के दिमाग में उठते हैं उन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस सेशन को अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो सर से एक बार जो है अभिवादन करेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। सर हमारे दर्शक जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है सर, तो जिसके कारण जो है हम लोग एपिसोड को थोड़ा सा जो है टाइम लेकर कर रहे हैं। फिलहाल इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आगे के जो एपिसोड होंगे वह हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपको जो है दें। सर आज का जो हमारा सेशन है यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। जैसा कि हम लोगों ने सर डिस्कस किया था कि जो बच्चे क्वेश्चन साझा करेंगे उसी के आधार पर हम पे एपिसोड को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं सर, जो है बच्चों को कुछ प्रश्न जो है मैंने कलेक्ट किया है सर, और वो बच्चे के ही प्रश्न हैं जो उन्होंने पूछा है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अन्य जो है सोशल मीडिया पर जो है, जो हमारे प्लेटफॉर्म के अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सर उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं सर। और साथ ही साथ जो आपका अनुभव है सर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बच्चों को गाइड करने का, उस पर भी हमको चर्चा करना हो। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछना चाहूंगा जो बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। सर सबसे पहला प्रश्न हमारे समक्ष यह था कि प्रारंभिक परीक्षा की सर विशेषता और महत्व क्या है, तो इस पर हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा सर। ठीक है जी सर। शुरुआत में ऐसे करना चाहूंगा हाँ कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है, हाँ। उसमें हालांकि बच्चे सब जानते हैं, लोग मोर और लेस सभी जानते ही हैं, लेकिन वो 3 चरणों वाली परीक्षा है। जी सर। जिसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जी। जो मुख्य परीक्षा है, जिसके 2 भाग हैं। जी सर। लिखित और इंटरव्यू, साक्षात्कार। जी सर। तो तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। बिल्कुल। उन्हीं आधारों पर हम महत्व को समझ सकते हैं। जी। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में मान लिया कि 10 लाख लोग अगर अपियर हो रहे हैं, हाँ। उसमें से 10%, 15% जो भी कमीशन तय करता है, उतने लड़कों का चयन होगा, उतने कैंडिडेट्स का चयन। जी। जिसका मतलब यह होता है कि प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं, उनका उद्देश्य होता है अधिक लोगों को रिजेक्ट करना। जी सर। क्योंकि नंबर छात्रों का बहुत होता ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्क्रीनिंग करते हैं, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कहा ही जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट है। जी सर। जिसमें छात्रों को रिजेक्ट करना है और कुछ जो बच गए उनको हम मुख्य परीक्षा देने के लिए आमंत्रित करते हैं। जी सर। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट में भी ध्यान ये रखना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट तो अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग सब जगह होता है। जी सर। वो चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम, स्क्रीनिंग तो होगी हो। बिल्कुल सर। उसकी स्क्रीनिंग और इसकी स्क्रीनिंग में फर्क क्या है, हाँ। ये समझने की जरूरत है। जी सर। यहाँ जो स्क्रीनिंग है उसमें एक बहुत गूढ़ बात देखने की कोशिश की जाती है, वह है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन की क्षमता। जी सर। निर्णयन हम लोग परिभाषित करते ही है कि जो दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने वाली प्रक्रिया को निर्णयन कहते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से 4 विकल्प होते हैं हमारे पास, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चुनना होता है। और कमीशन यह लिख भी देता है इंस्ट्रक्शन में, जिसने प्रारंभिक परीक्षा दी है उसको समझ में आता ही होगा, पढ़ा भी होगा उसने। उसमें लिखा होता है कि हो सकता है एक से अधिक विकल्प सही हो, लेकिन जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका चुनाव करना है और उस पर अंक मिलेगा। जी सर। तो डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करना जी सर इस प्रारंभिक परीक्षा का मूल उद्देश्य है। जी सर। अब डिसीजन मेकिंग कैसा, तो क्विक, तो कम समय में निर्णयन की क्षमता की जांच इस परीक्षा की उपयोगिता है या इसका महत्व है। जी सर। तो प्रारंभिक परीक्षा। जी सर। और स्क्रीनिंग है, ये जैसे मैंने कहा स्क्रीनिंग तो है ही, लेकिन उसमें हमें ध्यान यह रखना है कि हमारे निर्णयन की क्षमता का परीक्षण है वह, तो हम किसी भी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। उसकी अपनी एक रणनीति होनी ही चाहिए। जी सर। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर रणनीति नहीं बना पाए तो जानकारी रखते हुए भी हम उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा बहुतों को लगता होगा। जी सर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने तैयारी बहुत की है, हाँ सर, लेकिन प्रीलिम्स हो नहीं रहा। जी सर। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये कि हम शायद उसके उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाते। जी सर। जी सर। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जी सर। जी सर। जी सर।
हाँ, इसके अलावा सर कुछ और प्रश्न है जो है, जैसे दूसरा एक प्रश्न हम लोगों के सामने आया सर कि जो प्रारंभिक परीक्षा है सर जो है, संघ लोक सेवा आयोग इसके माध्यम से क्या जाँच करना चाहता है इसमें सर जो? अभी जैसे मैंने कहा हाँ। कि निर्णयन की क्षमता है। जी सर। अब निर्णयन क्यों है? जी तो सर। चूंकि वो प्रशासन है, हाँ सर। प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव करना है, जी सर। तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो निर्णयन ही होता है। हाँ, चूंकि बिल्कुल। निर्णयन समस्या समाधान है, डिसीजन मेकिंग करेगा, हाँ सर। तभी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता जी है। सर। तो प्रॉब्लम की समझ हाँ। होनी चाहिए। तो बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं हाँ सर। प्रारंभिक परीक्षा जी में, सर। वो अपने आप में एक समस्या को इंगित करते हैं बिल्कुल सर। और उसके जो विकल्प होते हैं वो उसका समाधान होता है ना। जैसे मान लें कि यह पूछा जाए कि अगर कोई विधेयक जी सर। लोकसभा में लंबित है बिल्कुल सर। और लोकसभा का विघटन हो गया, हुँ। तो विधेयक के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जी सर। मान लिया सब प्रश्न कई बार हाँ, बिल्कुल आया आता भी है। है, जी सर। जी आता सर। भी है स्टेटमेंट जी वाइज। सर। तो यह एक समस्या से संबंधित मुद्दा है हाँ, बिल्कुल सर। कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हुँ। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जी सर। ये समस्या का समाधान करने के लिए उसमें एक विकल्प है हाँ, हाँ। कि सत्रावसान से उसका समाप्त नहीं होगा, जी सर। या लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जी जाएगा, सर। या अगर लंबित केवल है और सत्र का अवसान हो गया और राज्यसभा ने पारित कर दिया तब क्या होगा। हुँ। इस तरीके का की एक बात उसमें दिखाई देती है। हुँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न का जो रूप है वो समस्या को इंगित करता है, जिसके विकल्प में हम उसका समाधान ढूंढते हैं। जी सर। यही निर्णयन की खासियत है। जी सर। ये भी उसके महत्व को उजागर करता है और हाँ। इसी का परीक्षण है। जी सर। इसी कोर बात को हमें समझने की जरूरत है सभी जी। छात्रों को। जी सर। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं जी सर। क्लास में, वह या जो बाहर से देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के लिए मेरा सुझाव यही है कि इस बारीक चीज को समझने की जरूरत है कि वह आखिर चाहता क्या है। जी। अगर हम उसकी डिमांड समझ लेते हैं, बिल्कुल। हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और बहुत सरल होगा। जैसे मैंने कई बार कहा है, हाँ सर। यह परीक्षा सरल है, बहुत जी सर। आसान नहीं है। जी सर। अंग्रेजी में एक वाक्य मैं कहता हूं हमेशा कि दिस एग्जामिनेशन इज सिंपल जी सर। बट नॉट इजी। जी सर। सिंपल इसलिए है कि उसकी अपनी खासियत है कि वो क्या चुनना चाहता है, हुँ। और आसान इसलिए नहीं कि हम उस तक समझ नहीं पाते, जी सर। उसकी उसकी मूल बात हम समझ नहीं पाते। जी। इसी का टेस्ट करना है, हाँ, हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जी और सर। डिसीजन मेकिंग। जी सर। ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, जो प्रारंभिक परीक्षा है सर जो है। तो इस पर विस्तार से सर आप बताइए कि क्यों चुनौती रहती है इसमें और उसका समाधान क्या हो सकता है सर जो? चुनौतियों की जहां तक बात है, जी सर। तो सबसे पहली चुनौती तो यह है कि पढ़ा क्या जाए। हाँ। क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, अगर उस पर गौर करें हुँ। तो पाठ्यक्रम लिखा तो है कमीशन ने, जी सर। लेकिन वो बड़ा अस्पष्ट है, वेग जी। है बहुत। जी सर। और है क्या कि वास्तविक अर्थ में अगर देखा जाए हुँ। तो पाठ्यक्रम जो मुख्य परीक्षा का है, जी सर। उसी में से कुछ बातें निकाल कर प्रारंभिक परीक्षा में रख दी गई। हुँ। जैसे वो चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, जी सर। चाहे भारत का भूगोल है या विश्व भूगोल है, जी सर। या मान लिया राज्य व्यवस्था है, हुँ। या समसामयिकी है। हुँ। तो जो बात मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में है, हुँ। उसी में से कुछ बातें निकाल कर उसने प्रारंभिक परीक्षा में रख रख दिया है। जी सर। तो पहली चुनौती तो यह है कि हमें उस पाठ्यक्रम की समझ नहीं हो पाती, हाँ। उसकी समझ चाहिए, जी सर। और बहुत बारीक समझ जी चाहिए। सर। जी सर। आखिर वो उसका सीक्वेंस क्या है, हुँ। पहले क्या लिखा गया हुँ। है। तो एक तो चुनौती वह है। हुँ। दूसरी चुनौती यह है कि हम सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाते हुँ। कि आखिर उसमें पूछा क्या जाएगा। जी सर। जैसे उसने लिखा है शासन व्यवस्था, जी सर। अब अंग्रेजी में पढ़ लिया हमने गवर्नेंस। हुँ। गवर्नेंस की विषय वस्तु क्या होगी, क्या पढ़ा जाएगा उसमें। ये दूसरी और शायद मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो टॉपिक उसमें लिखा गया है सिलेबस में, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, ये समझने की जरूरत है हमें। ये बहुत गंभीर चुनौती है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, शासन व्यवस्था में क्या पढ़े, संविधान में क्या पढ़े। लिखा है प्रमुख विशेषताएं, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास अगर 1707 से शुरू हो रहा है मान लिया, हाँ सर। तो 1707 से लेकर कहां तक, जरूर। कल जो घटना घटी वह भी तो इतिहास हो हाँ, गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी तो इतिहास का ही भाग है। जी सर। लेकिन उसमें से कौन सी चीज प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएगी, हाँ। ये तय कर पाने में छात्र को बहुत बड़ी समस्या होती कठिनाई है। होती है। तो उसकी विषय वस्तु को समझना, जी सर। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर। जी। तीसरी चुनौती यह आती है कि
अगर हमने तय कर लिया कि पढ़ना है तो स्रोत क्या होगा, बिल्कुल सर, वो स्रोत क्या है, इस पर हम लोग और आगे विस्तार से बात जरूर करेंगे सर, इस पर। जरूर सर। लेकिन स्रोत की पहचान करना भी अपने आप में जी सर, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर। चौथी चीज क्या है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। बिल्कुल सर। अब आजकल का समय ऐसा हो गया है, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं जी सर। तो पहले के जो छात्र जब तैयारी करते थे सर, उस वक्त स्रोतों की संख्या लिमिटेड हुआ करती थी। जी सर। आज की तरह नहीं था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जी तो सर। यूट्यूब है, तो बहुत तरह की चीजें हाँ। अवेलेबल है। जी सर। पहले के छात्रों में वो समस्या थी, जी सर। लेकिन अच्छाई क्या थी कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे। जी सर। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने के कारण होता क्या था कि उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते। अब आज एक चुनौती बहुत बड़ी आ गई है कि स्रोत तो बहुत हो गया, लेकिन वो तथ्यात्मक तो जानकारी दे दे रहा है, जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पा रहा है उसका। तो हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, तथ्य और संकल्पना के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए, जी सर। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती छात्रों को, जो मैंने अनुभव किया है, वो चुनौती दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। जी सर। इसके अलावा क्या है कि PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे देखा जाए, उसमें क्या ढूंढा जाए। कई बार बहुत सारे छात्रों ने यह कहा मुझसे इस बार की परीक्षा के बाद भी और पहले भी कि सर PYQ जो कर रहे थे तो उसमें एवरेज 70-80% स्कोर हो जा रहा था, पता नहीं वहां क्या हो गया। जी सर। तो कई बार मैंने कहा कि भाई PYQ तो कर तो लिया 80%, अब वही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना। जी सर। इसका मतलब है कि मुझे उन प्रश्नों को हल करना जरूर है प्रैक्टिस में, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है कि भविष्य में वो क्या प्रश्न दे सकता है। ये नहीं कि उसको सॉल्व कर लिया और मान लिया कि नहीं 80 क्वेश्चन बन गया 100 में, तो वहां भी परीक्षा में भी 70 तो बन ही जाएगा। ये एक जिसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज टाइप स्थिति आ गई है, भ्रम हो गया है कि कई बार छात्रों को भ्रमित कर रहा है प्रश्न भी। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि PYQ को कैसे हैंडल करें और उसमें से क्या चुनें, है ना। इसके अलावा कि टेस्ट सीरीज बड़ा चर्चित शब्द है, जी सर, बिल्कुल सुनने को मिलता है हमेशा हमें कि हर छात्र जो हर बच्चा जो हर स्टूडेंट वो किसी न किसी तरीके से टेस्ट सीरीज में शामिल हो रहा है। कब से ज्वाइन करें, क्या करें। बहुत सारे कोचिंग में मैं टेस्ट सीरीज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन टेस्ट में शामिल होने के पहले मुझे अपना असेसमेंट करना होगा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं। तो अपना असेसमेंट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती कि मेरी तैयारी कहाँ तक हुई, कैसे उसको असेस करें, कैसे अपने आप को महसूस कराएं कि मेरी तैयारी कहाँ तक हुई है ना। क्या टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से तैयारी पूरी हो जा रही है या कुछ और करने की जरूरत है। तो अपना असेसमेंट खुद करने की जरूरत है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमें मुझे लगता है कि लगभग सभी के सामने आती जरूर है। तो आपने सर के द्वारा समझा कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो चुनौतियां अभी जो है बच्चे जिस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जितनी भी चुनौतियां हैं जिसको सर के द्वारा भी बताया गया उनका डिस्कशन हम अपने अगले एपिसोड में करते रहेंगे। बेसिकली आपके लिए हर एक क्वेश्चन का उत्तर सर देने का प्रयास करेंगे और उस चुनौती का समाधान कैसे होगा इस पर सर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आने वाले एपिसोड में इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सर कुछ और प्रश्न हैं एक दो बच्चों के और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सर, उनको भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। सर अगला प्रश्न है कि सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई हैं, अब तैयारी की जो रणनीति है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सर, क्योंकि जब हम कभी भी किसी परीक्षा को देते हैं कोई भी काम करते हैं तो रणनीति सबसे पहले आवश्यक होती है। बिल्कुल। तो बहुत ही एक जेन्युइन प्रश्न है बच्चों का कि सर तैयारी की रणनीति कैसे हम डिसाइड करें, कैसे रणनीति बनाए सर, जो है किन मुख्य बातों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए रणनीति बनाते समय। रणनीति में क्या है कि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा चर्चित शब्द है, सर, चाहे शिक्षक बताए या हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, छात्र को भी लगता है रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति का मतलब क्या। जी सर। तो रणनीति तो बनी हुई है। जी सर। UPSC को जिस तरह की परीक्षा लेनी है, जो उसकी डिमांड है, उसने वो रणनीति बना रखी है। जी सर। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है, उस रणनीति की पहचान करने की बजाय हम अपनी रणनीति बनाने लग रहे हैं जो मिसमैच करा रहा है। जी सर। ये कई बार मैंने क्लास में कहा है छात्रों को कि समस्या एक बहुत गंभीर यह होती है कि मैंने अपने हिसाब से तय कर लिया कि मुझे ऐसे पढ़ना है और मुझे यही चीज पढ़नी है इस किताब में या इस टॉपिक में। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो क्या चाहता है। उसने अपनी रणनीति बना रखी है, मुझे उस रणनीति को समझना है। और एज ए टीचर मेरा
उद्देश्य यह होता है, हमेशा यह कार्य होता है कि उसको उस रणनीति की समझ करा दी जाए। जी अब वो क्या है जी सर, उस पर बात करनी बिल्कुल है। बिल्कुल सर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम्म अप्रोच टेस्ट करना है हम्म, उसको, डिसीजन मेकिंग। हम्म, तो पहली तो चीज यह है कि जो प्रशासन से संबंधित मुद्दे हैं हम्म, किसी भी विषय में, जी सर। नीति निर्माण, प्रशासन का कार्य है नीति निर्माण, हम्म, नीतियों को लागू करना। जी सर। तो नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने से संबंधित जितने भी विषय हैं, जी टॉपिक्स, जी सर। उनको पहले फिल्टर करने की जरूरत जी है। एक दूसरा कि उसका स्रोत हमें ढूंढने की जरूरत है, बिल्कुल स्रोत क्या होगा। बिल्कुल सर। तीसरा, ऐसा करने के पूर्व जी सर, करेंगे कैसे, बात यहाँ आएगी बिल्कुल। कि चुनेंगे कैसे। हम्म, कोई भी पूछ सकता है कि भाई कहा तो दिया आपने, हाँ सर, कि लेकिन ये फिल्टर कैसे करें? फिल्टर कैसे जी करें? सर, जी। उसका तरीका मैं क्लास में बताता हूँ, हाँ यहाँ भी बताता हाँ हूँ हाँ हाँ, कि मैंने ये कहा है कि पीवाईक्यू देख लिया, जी सर। 10 साल का क्वेश्चन उठाकर देखा, हाँ, और मान लिया इतिहास, कोई भी विषय, जैसे इतिहास है, जी सर। तो अगर हम एवरेज निकालें कि 10 क्वेश्चन एक साल आया, हाँ, तो 100 क्वेश्चन है इतिहास में। हम्म, अब मैंने कहा कि उसको 3 श्रेणियों में बांटना है, ठीक है 3 सर, कॉलम बनाए, ठीक है। उसको सॉल्व कर रहे हैं। जी सर। सॉल्व करने के दौरान हम यह देखें कि क्वेश्चन नहीं, किस टॉपिक से प्रश्न आया है। मान लो मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं, तो सपोज लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन जी आया, सर, जो आसानी से बन गया, जी सर। बिना सोचे विचारे बन गया, पूरी तरह याद है। जी, तो वैसे टॉपिक्स को पहली श्रेणी में, पहले कॉलम में नोट करना है, जिसको मैंने कहा था कि इसमें लिखा जाएगा इजिली सॉल्व। इजली सॉल्व सर। जी एक सर, कॉलम वो होगा, बिल्कुल। हो सकता है 10 टॉपिक हो। जी, दूसरा है कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, हम्म, जिसमें मुझे रुकना पड़ रहा है कि ये दूसरा सही है कि तीसरा सही है। वैसे टॉपिक कौन से हैं, उसको इनलिस्ट कर लेना है कंफ्यूजिंग में। और तीसरा कॉलम है जिसमें नहीं बना, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बना सर। वो टॉपिक नोट करना है। अंतर कहाँ आ रहा है कि हम क्वेश्चन के पीछे जाते हैं। जी सर। मैंने कहा कि उसके टॉपिक ढूंढ कर निकालते हैं, क्वेश्चन नहीं। लोकसभा अध्यक्ष से जो क्वेश्चन आया वो नहीं आएगा, जी सर। अब आएगा दूसरा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से आएगा ये तय है। जी सर, जी सर। तो टॉपिक तो वही रहेगा, हाँ। लेकिन क्वेश्चन तो उस टॉपिक को चुनना है हमें कि कौन मुझसे आसानी से बन जा रहा है, हाँ। किसमें कंफ्यूजन है और किसमें जो नहीं बना, मैंने नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है। ये हर सब्जेक्ट में निकालने, खास तौर से इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये 4 जीएस के पिलर है ही। इन चारों प्रश्नों को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो सबसे पहला लाभ यह होगा कि छात्र को यह पता चलेगा कि मेरी समस्या कहाँ पर है सर, कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझसे जो पढ़ने की जरूरत है, कितने ऐसे हैं जिस पर मेरा आत्मविश्वास ज्यादा है। तो एक तरीके, अगर मान लो 30-40 टॉपिक से क्वेश्चन आए, सपोज 100 क्वेश्चन, 40 में से अगर उसकी 30 टॉपिक ऐसे हैं जिससे उसके क्वेश्चन बन गए, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मुझे कम पढ़ना है। बिल्कुल। अगर ये लग रहा है कि नहीं 30 नहीं बना, उसको समझ में आएगा कि मेरा यह विषय कमजोर रह गया। तो और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन यूपीएससी ने पूछा है, अपनी कोई रणनीति नहीं बनाई। इस रणनीति पर अगर काम कर रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले अपना असेसमेंट हो गया। बिल्कुल होगा। अब अगला स्टेज क्या है कि जो मुझसे नहीं बना था, थर्ड जो कॉलम था, वहां से पढ़ाई की शुरुआत होगी। जी सर। पहले उस टॉपिक को कवर किया जाएगा, जी सर। फिर दूसरे चरण में उसको कवर किया जाएगा जो कंफ्यूजिंग है, और तीसरे चरण में रिवीजन होगा, जो हमारा पहले से ध्यान आकर्षित है। ये काम कर लिया एक बार, अब दोबारा फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करें। जी सर। अब स्टेटस क्या है, बिल्कुल, फिर फिल्टर कर लिया उसको। अब पता चला कि जो 10 टॉपिक कंफ्यूजिंग था उस घटकर 5 हो गया, और जो नहीं पढ़ा था वो घटकर 5 हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे असेसमेंट उसका बढ़ता जाएगा। इतना अगर हमने 2 या 3 बार कर लिया है, इसके बाद अगर हम चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या प्रैक्टिस करना, वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पीवाईक्यू के आधार पर अपना असेसमेंट करना रणनीति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यहीं पर हमारी समस्या होती है, हमें खुद नहीं पता कि मेरी समस्या है कहाँ, मुझे कहाँ काम करना है स्ट्रेटजी। जब ये फिल्टर हो जाएगा, तब फिर स्रोत की बात आती है कि स्रोत क्या है। मुझे लगता है कि ये वाली जो रणनीति का पक्ष है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर काम करने की जरूरत है सबको। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने सर के द्वारा समझा होगा कि जो रणनीति है वो कैसे जो है आप डिसाइड करेंगे, और अपने से रणनीति नहीं बनाना है सर, है ना? वो आप जो है एग्जाम की जो डिमांड है उसके अनुसार आपकी रणनीति होनी चाहिए, खुद सेल्फ जो है आपकी रणनीति नहीं होनी। इसके अलावा सर कुछ और प्रश्न है, उसको हम लोग देखना चाहेंगे सर। पढ़ने के स्रोत पर हम आते हैं सर, जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया हमारे पिछले प्रश्न में। तो एक बच्चे का प्रश्न है सर कि पढ़ने के स्रोत क्या होने चाहिए सर?
क्या एनसीईआरटी की भूमिका जो है हमारे एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सर चर्चा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल सर एनसीईआरटी का एक एपिसोड हम लोग करेंगे बेसिकली, क्योंकि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल जो है बिल्कुल उसका बिल्कुल एक करेंगे, पक्ष है। बिल्कुल करेंगे। लेकिन फिर भी सर एक जनरल व्यू मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को सर दे दें। मैं इस पर बोलना भी चाह रहा था हाँ सर। कि जैसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ हाँ सर। अपने 20-25 साल के अनुभव में, हाँ सर। कि पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि स्रोत पहले कम थे, जी सर। तो एनसीईआरटी पर फोकस बच्चे ज्यादा करते हाँ थे। हाँ हाँ। अभी क्या हुआ है कि एनसीईआरटी को पता नहीं लोगों ने उसको कम महत्व का बता दिया है, हाँ हाँ। किन कारणों से उसका महत्व घटा है बाजार में, आई जी डोंट नो, जी उसकी सर। जानकारी नहीं। जी लेकिन सर। मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, हाँ हाँ। मैंने कहा भी है और उसका उनको एहसास भी है इस बात का हम्म। कि अगर उन्होंने पढ़ा है एनसीईआरटी तो जी सर। उसका लाभ उनको क्या मिला है। तो एनसीईआरटी की भूमिका तो प्राथमिक स्रोतों में होनी चाहिए। जी सर। होनी चाहिए और है। जी सर। समस्या क्या आ रही है, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है अब कि अब छात्र एनसीईआरटी खुद पढ़ना ही नहीं चाहता। जी सर। अब या तो उसकी किसी की समरी ले ले रहा है जी या जी। कोई क्लास ज्वाइन कर ले रहा है। तो हाँ। अभी हाल ही में किसी छात्र को मैंने कहा था कि ये हास्यास्पद है कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तुमको अगर किसी की क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही है, जी सर। इसका मतलब है कि हमारा स्तर तो अभी बहुत नीचे है नीचे है। कॉन्सेप्चुअल। बिल्कुल सर। तो खुद से पढ़ने की बहुत जरूरत है। वो कैसे पढ़ा जाएगा हम लोग बात करेंगे उस पर हाँ डिटेल्स में हाँ हाँ। इस जी एपिसोड सर। जी में, सर। जी सर। बहुत विस्तार से हाँ मैं हाँ। बात करूंगा उस हाँ पर हाँ। कैसे पढ़ना है। जी सर। एनसीईआरटी लेकर मैं बताऊंगा कि हाँ बिल्कुल। नोट्स कैसे बनाया जाएगा और बिल्कुल कैसे, वो तो अलग करेंगे। जी सर। अभी जो है कि स्रोत क्या होना चाहिए, हाँ। तो प्राथमिक स्रोत तो एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। ठीक है सर। कक्षा 6 से 12 सबसे बड़ी बात उसकी यह होती है, क्यों इसका महत्व है कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो बच्चों के लिए लिखी गई। जी सर। और पाठ्यक्रम का जो ढांचा है जी सरकार का, जी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम कहते जी हैं सर। 2005 का, हाँ। उसमें खासियत यह है कि बच्चे को हर विषय के शब्दावली से परिचय कराना है, बिल्कुल। वोकेबलरी हम्म। कि मान लिया यह कहा कि संसद क्या है, न्यायपालिका किसको कहते हैं, शासन किसको कहते हैं, जी सरकार किसको कहते हैं। जी सर। छोटे छोटे शब्द हर विषय में, बिल्कुल। हर विषय की शब्दावली से उसको अवगत करा देना होता है बिल्कुल। कक्षा 6 से 12 तक। कहानी के माध्यम से जी सर। उसने कहानी लिखी है कि अमुक व्यक्ति ऐसा था, ऐसे ऐसे किया, उसका मतलब यह है कि अगर लोकतंत्र है तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, सबने मिलकर तय कर लिया कि हमें क्या करना है। इसको सामूहिक निर्णयन कहते हैं और यही सामूहिक निर्णयन लोकतांत्रिक निर्णयन भी कहा जाता है। तो बच्चे को समझ में आ गया कि जब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक बार कोई निर्णय लेंगे तो लोकतांत्रिक निर्णय। कहने का मतलब क्या है कि कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी में छोटे छोटे हर शब्द की व्याख्या होती है जैसा। और यह हम जानते हैं कि हर विषय की अपनी शब्दावली है, बिल्कुल, जिसको सिमेंटिक्स कहते हैं, शब्दार्थ विज्ञान कहा जाता है उसको। तो मैं अपनी कक्षा में पहले दिन ही यह बात करता हूँ कि जो विषय पढ़ना है उसकी अपनी शब्दावली। बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ सर। कि अगर मान लो साइंस पढ़ रहे हैं, जी सर, एटॉमिक एनर्जी, जिसमें एक टर्म है कि रिएक्टर जो होता है, परमाणु रिएक्टर, उसमें यूरेनियम ईंधन है और यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन। अब विखंडन का मतलब होता है टूटना, राइट? बिल्कुल सर। तो नाभिक टूट गया, जी सर, यह लिखना, और नाभिकीय विखंडन हुआ, दोनों में फर्क है। बिल्कुल है सर। अर्थ का भी अनर्थ हो जाएगा। टूटने का मतलब यहाँ से भी टूटना हो सकता है, कहीं से भी। लेकिन नाभिक टूट गया, यह कहने से बेहतर है कि हम नाभिकीय विखंडन लिखें, उसकी अपनी शब्दावली। बिल्कुल उसी तरीके से इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सबकी अपनी। मुद्रास्फीति, उसको महंगाई कह दें, तो महंगाई और मुद्रास्फीति में फर्क है तकनीकी रूप से। मुद्रास्फीति का परिणाम हो सकती है महंगाई। बिल्कुल सर। लेकिन मुद्रास्फीति अपने आप में एक शब्द है जो तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो एनसीईआरटी की भूमिका यह है स्रोत के रूप में कि वो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को हल कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर होता है। तो एक तो प्राथमिक स्रोत के रूप में एनसीईआरटी, उसकी भूमिका जो पूछी तुमने, वो बहुत महत्वपूर्ण। अब वो कैसे होगी वो आगे देखेंगे। जी सर, जरूर सर। दूसरा जो स्रोत है वो यह है कि अगर जो हमने तरीका बताया अभी रणनीति में कि 3 कैटेगरी में, 3 कॉलम में उसको बांटना है, अगर वो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पा रहा, बाय द वे, कोई ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसके लिए हमें कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है, जो हम
या तो मान लिया मुझसे जो जुड़ता है मैं उसको बता देता हूँ, बिल्कुल सर। जो अलग अलग शिक्षक हैं जहाँ जैसे भी उसको जो किताब अच्छी हाँ, लगती हाँ। है वो एक रेफरेंस बुक पढ़ सकता है, जी। 1 या 2 अच्छी किताबें पढ़ सकता है, उसमें से वो मैटर निकाल सकता है। जी सर, जी सर। दूसरा स्रोत वह हो सकता हाँ, है। हाँ। तीसरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मुझे दिखा है जी सर। पिछले 20 सालों में, जी सर। वो ये है खासतौर से 2013 के बाद। जी सर। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो हमने पढ़ा साइमन कमीशन हाँ, हाँ। इतिहास में, ठीक है सर। कि वो हमें या वेवल्स प्लान पढ़ा, हुँ, हुँ। तो हमने पढ़ लिया कि अच्छा वेवल प्लान इस समय आया था, ये था इसका मूल तत्व था। हुँ, हुँ। अब देखता ये था आदमी हुँ, कि क्या वेवल प्लान से संबंधित किसी कोई मुद्दा हुँ, अखबार में छपा है, हुँ। क्या इतिहास का कोई न्यूज है। अगर राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, मान लिया लोकसभा अध्यक्ष पढ़ लिया, हुँ, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष का करंट में कोई न्यूज आया है। हुँ, हुँ। तो हम पहले किताब से पढ़ते थे, फिर उसको करंट में देखते थे, जोड़ते थे। पहले की रणनीति जी थी। सर, जी सर। इधर क्या किया है कमीशन ने कि अखबार में जो छपता है हाँ। वहां से प्रश्न बना दे रहा है जी सर। कि जैसे मान लो यह पूछा जाए या अभी न्यूज में आया हाँ। कल परसों जी सर। कि राष्ट्रपति संदर्भ अनुच्छेद 143 में जी सर। राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है जी सर। गवर्नर के भूमिका को हाँ, लेकर। बिल्कुल। तो अखबार में छपा आर्टिकल 143। जी सर। अब एक प्रश्न तो सीधा सीधा है कि अनुच्छेद 143 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श जी अधिकारिता सर। क्या है। जी सर। राष्ट्रपति ने मांगा है, हुँ, तो हुँ। राष्ट्रपति कौन। अब बिल्कुल। हम इतिहास में चले जाएंगे, जी जब सर। राष्ट्रपति नहीं था जी तो सर। कौन था। गवर्नर जनरल कहते थे उसको। जी सर, जी सर। तो भारत स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति तो 52 में आया, हुँ, हुँ, हुँ। 1947 से 52 कौन था, ये हम बिल्कुल, चले गए इतिहास में, इतिहास तो में सर। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गई। जी सर, बिल्कुल। अगर फेडरेशन के बारे में कोई चीज छपी है हाँ, तो हाँ। पूछ दिया जाएगा कि भाषा परिसंघ को बनाने में कितना योगदान करती है, तो बिल्कुल, कल्चर से क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल। तो परीक्षक के सामने अब जो अखबार आता है हाँ, हाँ। वहां से उसको एक सूत्र मिल रहा है, जी सर। उस सूत्र से वो प्रश्न बना दे रहा जी सर। है। इस कारण से अखबार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जी गई सर। है जी पिछले सर। 10 सालों में। जी सर, जी। प्राथमिक स्रोत तो एनसीईआरटी है ही, बिल्कुल। अगर उससे कवर नहीं हो रहा है जैसे मैंने कहा तो कोई एक रेफरेंस बुक, 2 रेफरेंस जी बुक सर। दिया जा सकता बिल्कुल। है ना। और तीसरा कि अखबार बहुत इंपॉर्टेंट हो हुँ, गया है। हुँ, हुँ। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध मटेरियल हैं, है। हाँ। है ना। तो मैं उसका समर्थक भी नहीं हूं, उसका जी। विरोधी भी नहीं जी हूं। सर, जी सर। ध्यान केवल यह रखना है कि जो छात्र तैयारी कर रहा है उसको बहुत सतर्क होने की जरूरत है चलो सर। कि जो स्रोत अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहे हुँ, हैं वो हुँ। कितना विश्वसनीय है, बिल्कुल सर। प्रश्न के हिसाब से कितना सही है, हुँ, हुँ, हुँ। कमीशन के सिलेबस के हिसाब से कितना सही। तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ अगर उसको देखेंगे हुँ, हुँ, तो हुँ। वो अनावश्यक जो मटेरियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है हुँ। उससे बच सकता है, वो तो उसका लाभ हो सकता है, जी सर। ये कह सकते हैं। इसके अलावा खास तौर से संविधान पढ़ने के दौरान जी सर। बेयर एक्ट जिसको हम करें, भारत का संविधान जो बिल्कुल, बेयर एक्ट है उसको बिल्कुल। पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अब जो प्रश्न आते हैं पॉलिटी में हुँ। वो 99% वही भाषा होती है जो बेयर एक्ट की डायरेक्ट है। होती है। ये जितने भी लोगों ने परीक्षा दी है जिसको बेयर एक्ट पढ़ने की आदत है हुँ, हुँ। उसको ये महसूस जरूर होगा। हुँ, हुँ। मेरे अपने छात्रों ने बहुत बार यह कहा जी सर। कि सर जो जैसे लिखा है कि अनुच्छेद 109 में कि धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, जी तो सर। प्रश्न आ गया कि धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुँ, हुँ। संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो हुँ। सीधे सीधे भाषा उठाकर रख दी जा रही है। लगे। तो संविधान पढ़ने के लिए बेयर एक्ट, स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी, जी सर। न्यूज़पेपर जी और सर। कुछ रेफरेंस बुक हाँ, और कुछ हद तक फिल्टर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के मटेरियल, मटेरियल इतने स्रोत होंगे अगर, इससे ज्यादा की स्रोत की आवश्यकता नहीं नहीं है। है। और कोशिश यह करनी है कि स्रोत कम से कम। जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो आपने सर के द्वारा समझा कि क्या सोर्स होने चाहिए के। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी सोर्स की अभी हम लोग बात किए, इन पर हम सेपरेटली आगे चर्चा करेंगे अपने एपिसोड में, चाहे वह एनसीईआरटी को लेकर हो या सर के द्वारा जो सुझाए गए पुस्तक हों उन पर। उसका एक विस्तृत जो है सेशन आपको मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, वह जो है आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि एक और प्रश्न है हमारे पास, जो लगभग इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। इसमें बच्चे ने पूछा है सर कि किन-किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जब हम तैयारी करते हैं सर जो है। बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने सेशन में कवर की इस प्रश्न की सर जो है, लेकिन स्पेसिफिक अगर कुछ आपको लगता है सर तो इस पर बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल चर्चा लगता करें। है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी जिसने भी सर। पूछा, अच्छा प्रश्न हाँ, है यह जी सर। कि हम अगर पढ़ रहे हैं हाँ सर। तो हमने तय कर लिया कि पढ़ना क्या है। जी सर। जैसे सिलेबस देख लिया, हाँ। तो सिलेबस यह बताता है कि हमें क्या पढ़ना है हुँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें यह बताते हैं कि उसमें से कितना पढ़ना है। हुँ। एक स्कोप बताता है कि पढ़ना क्या है और एक एक्सटेंट बताता है बिल्कुल सर। क्या पढ़ना, कितना हुँ, पढ़ना। हुँ, हुँ, लोकसभा अध्यक्ष, हुँ।
राइट, हम्म। या नेशनल मूवमेंट, जी सर। या प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिका बिल्कुल जिसको सर, कहते हैं, बिल्कुल। कि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है हम्म। तो रिसर्च करना है उस पर, बिल्कुल करना कहाँ है। तक पढ़ना है जी सर। ये बताएगा PYQ, हाँ। और सिलेबस बताएगा कि क्या पढ़ना है। जी सर। ये तो ठीक है। जब हम PYQ पर नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अधिकांश छात्रों को जी सर। एक समस्या कॉमन है। जी सर। 4 स्टेटमेंट हैं, हाँ। 3 समझ में आते हैं, चौथे में कंफ्यूजन है। जी सर। इस बार 3 स्टेटमेंट दिए गए थे जी इस सर। परीक्षा में, जी सर। तो 2 तो बहुत क्लियर थे, जी सर। एक में उलझ गया। जी सर। अब वो फंस गया वहां की, अब इसका उत्तर क्या होगा, जी। वहां पर गेस करना पड़ रहा है, हाँ, और गेस में अधिकांश से वो गलत हो गलत हो जाता यही स्थिति है कि अगर उसने फैक्ट भी 4 ऑप्शन रखे हैं है। तो ये पता चल रहा है कि A और C तो आंसर नहीं होगा, नहीं है। जी सर। लेकिन B और D में कंफ्यूजन है। ये वाली समस्या मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों की एक कॉमन समस्या है। जी सर। ये क्यों होती है? जी सर, जरूर। है ना? हम्म। इसके होने के पीछे एक तर्क है। तर्क क्या है कि हर विषय के हर टॉपिक में कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो बारीक होता है, बिल्कुल। जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। हम्म। कैसे? कि अगर मैं राज व्यवस्था से उदाहरण दे ठीक रहा है हूं, सर, है ठीक ना? है। जी सर। अगर ऐसा प्रश्न आया हम्म। कि 2 सदनों के बीच, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का आयोजन, जी। ठीक है? ठीक है सर। अब संयुक्त बैठक का आयोजन, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्यों करेगा अध्यक्षता उसकी, ये हमने अनुच्छेद 108 में पढ़ लिया। जी सर। लेकिन हमने उस पर यह विचार नहीं किया कि अध्यक्ष को ही यह शक्ति क्यों दी गई, राज्यसभा के सभापति को क्यों। एक दूसरा कि अगर अध्यक्ष उस पर काम करेगा तो प्रक्रिया उसकी कहां लिखी होगी, लोकसभा प्रक्रिया नियमावली में, जी सर, या राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली, या कैसे होगी। जब अलग अलग सदन है तो अलग अलग प्रक्रिया नियमावली है। जब संयुक्त बैठक हो गई तो एक की प्रक्रिया नियमावली कैसे काम करेगी। इज इट क्लियर? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यह है कि लोकसभा अलग से काम करे तो उसकी अपनी प्रक्रिया नियमावली, राज्यसभा की अपनी है। जी सर। अब हमने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर दी तो दोनों में से किसी की प्रक्रिया नियमावली काम नहीं करेगी। बिल्कुल। तो किस प्रक्रिया से उस संयुक्त बैठक का संचालन होगा, ये बारीक पॉइंट अनुच्छेद 118 के खंड 3 में लिखा है कि राष्ट्रपति उसकी प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। तो जब प्रश्न बनाएगा परीक्षक तो लिख देगा कि गतिरोध की स्थिति में, संसद के गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। छात्र ने कहा यस दिस ट्रू। दूसरा कहा इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो कहा इट इज ट्रू। तीसरा कहा कि इसमें सदन की प्रक्रिया नियमावली काम नहीं आती। अब वो कंफ्यूज कर गया कि तो अगर प्रक्रिया नियमावली नहीं आती तो कैसे काम करेगा। यह ऐसी कुछ बारीक बात हर विषय के हर टॉपिक में होती ही है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। इस पर गौर करना अनिवार्य है। यही ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। जी सर। कि ब्यूरोक्रेट को, मैंने हमेशा यह कहा है कि प्रशासक को वह सभी चीजें दिखनी चाहिए जो आम व्यक्तियों को नहीं दिखती हैं। अगर हम भी आम लोगों की तरह दिख रहे हैं तो हमें प्रशासन करने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर। प्रशासक की अभिवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसको उन बातों पर नजर जाना चाहिए, उन बातों पर दृष्टि जानी चाहिए जो दूसरों को नहीं दिखती। ये बारीक बात अगर हम कर ले तो हमारा प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, ये तय है। बिल्कुल सर। ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर हर विषय के हर टॉपिक को इतनी गहराई से, बारीकी से समझ लिया जाए, जिसके लिए कोई भारी भरकम किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर हर विषय के हर टॉपिक को इस तरीके से सोच कर पढ़ा जाएगा तो कम समय में तैयारी इतनी हो जाएगी कि प्रीलिम्स के रुकने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बिल्कुल सर। ठीक है। बहुत माइन्यूट बात थी सर ये जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकतर अभ्यर्थियों के मन में जो है ये प्रश्न कभी उठता ही नहीं होगा कि इतना माइन्यूट जाकर जो है उस पर हम सोचें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एग्जाम में हमेशा ये पॉइंट जो है मिस करने की वजह से वो उनका क्वेश्चन गलत होता ही होगा सर। बहुत सारे छात्र होते हैं ना कि जैसे मान लो 90 कट ऑफ है। जी सर। तो 88 बना, रुक गए। जी सर। तो अगर 88 बन रहा है इसका मतलब कि उसके पास क्वालिटी तो है ही ना। जी सर, बिल्कुल। 2 क्यों नहीं बन रहा, जी, इस पर हम विचार नहीं करते। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैंने क्लास में कहा है कि हम 100 क्वेश्चन की तैयारी क्यों करें। हम 100 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बनता है 40। जी सर।
तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम 60 की तैयारी करेंगे जी सर, तो 70 बनेगा, जी क्योंकि सर, हमारे पास समय रहेगा उस पर सोच कर विचार करने का, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि हम उस पर गलतियां, ब्लंडर्स होने के चांसेस कम होंगे। हमें 45 से 50 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा प्रीलिम्स हो जाता है। 95 to 100 अगर मार्क्स आ जाए तो हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो बिल्कुल, हमें अनावश्यक 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम हाथ पैर चलाते हैं, हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम फोकस करें कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी है, सिलेबस को और पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर, जो तरीका मैंने बताया 3 कैटेगरी बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। उसके हिसाब से अगर पढ़ें तो हमारे पास प्रश्न पकड़ में भी आ जाएंगे, जी सर, और हमें ना तो कोई बहुत गंभीर समस्या होगी, जी सर, और ये बॉर्डर लाइन जिसको हम कहते हैं, हाँ। या कट ऑफ की एक जरा सा ऊपर हो गया होता जी सर, जी तो हो सर, जाता, जी ये सर, वाली जो समस्या ये दूर हो जाएगी, जी सर, और आसान हो जाएगा प्रीलिम्स। हाँ, हाँ, अदरवाइज प्रीलिम्स तीनों चरणों में या तो सबसे डिफिकल्ट है जी सर, या सबसे आसान, सबसे डिपेंड करेगा कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं हाँ, हाँ, और हाँ। कैसे हमने अपनी रणनीति पर काम किया है। जी सर। अच्छा सर, अभी हाल ही के दिनों में सर जैसा कुछ ही दिन हुआ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया सर जो है, हम्म। तो ये क्वेश्चन मैं जनरली बच्चों का है तो फिर मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए जो है, हम्म। मैंने देखा था इसको। हम्म। सर बच्चों का कहना ये था कि सर हमारा अभी पीटी का जो है जो रिजल्ट आया उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया सर जो है, कुछ नंबर नहीं आया सर, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे हम्म। 2-4 नंबर जो है। तो सर आखिर में जो बच्चे अभी जो है पीटी में सर फेल हुए या फिर डिस्क्वालीफाई हुए सर, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर हम लोग फिलहाल विस्तार से चर्चा करेंगे सर। ठीक लेकिन है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा सर इसमें जो है ज़रूर डिस्कस कर दिया जाए इस सेशन में हाँ, कि अब अभी क्या करें? वो सर अभी से जो आगामी जो है परीक्षा है बिल्कुल, सर जिन लोगों को प्रारंभिक। 2026 में देना है जी, उनके लिए जी ना, सर, जी सर, उनके लिए। तो उनके लिए पहली चीज तो यह है कि जो अभी मैंने कहा कि वो हाँ, 3 श्रेणियों में पहले तो बांटे, जी सर। 10 साल की क्वेश्चन को, हाँ, हाँ। पहला काम तो वो कर ले। जी सर। दूसरा कि जो टॉपिक उन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया जी है, सर। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो पहले मेंस की तैयारी शुरू करें, जी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें पहले, अच्छा सर। एनसीईआरटी से शुरुआत करें, हाँ, हाँ। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करके ले जाएं उसको अक्टूबर नवंबर तक, नंबर तक, जी सर। ताकि पूरी तरीके से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद फिर वो टेस्ट सीरीज करना हो या जो भी करना वो बाद में करेंगे। हाँ, हाँ। इसके 2 फायदे हैं। जी सर। फायदा एक होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दोनों जगहों पर काम आएगा, बिल्कुल मेंस में भी काम और आएगा प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में भी काम जी आएगा, सर। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ-साथ क्या होगा कि अखबार अगर देखते चलेंगे हम, हुँ, हुँ। तो करंट के सारे मुद्दे कवर होते हुँ, जाएंगे। हुँ, हुँ। अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि एनसीईआरटी की शुरुआत करके, हुँ, हुँ। अगर मान लो पहली बार किसी ने दिया हुँ। और दोबारा फिर उसको ऐसा मान लें कि हम पहली बार ही दे रहे हैं जी सर। 2026 जी में, सर। और आज से शुरुआत कर जी रहे हैं, सर। तो ऐसा भी समय नहीं बीता है कि कुछ होगा नहीं, समय पर्याप्त है। जी सर। अगर हम एनसीईआरटी से शुरुआत करते जी हैं तो सर। एक टारगेट फिक्स कर लें हाँ, हाँ। कि नवंबर तक मुझे एनसीईआरटी पर पकड़ बना जी लेनी सर। है 4 जी विषयों सर। की, जी तो सर। मुझे लगता है कि उतना ही से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हुँ, हुँ। हमारा बहुत बढ़ जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ से शुरुआत करके मेंस की तैयारी करें, हुँ, हुँ। कोशिश करें कि अगर 2026 में देना है तो ऑप्शनल जो भी जिसका है जी सर। उसका एक पेपर कम से कम दिसंबर तक तैयार हो जाए, जी सर। एथिक्स का पेपर दिसंबर तक तैयार हो हुँ, जाए, हुँ, हुँ। और इधर प्रीलिम्स के जिस आधार पर हम लोग अभी बात कर जी रहे सर। थे वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जाए जी और सर। उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मुझे बिल्कुल। लगता है दिक्कत नहीं होगी। जी सर, मुझे भी लगता है सर कि ये बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि सर एक चीज़ और दिमाग में मेरे आ रहा है कि सर होता क्या है कि बच्चा अभी जैसे पीटी सर फेल करता है तो फिर से ही पीटी के लिए ही वो बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारी बिल्कुल, करना स्टार्ट कर बिल्कुल, उसको लगता है कि मुख्य परीक्षा तो अभी मुझे अगले साल बिल्कुल, देनी है सर जो बिल्कुल, है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत राइट स्ट्रैटेजी होगी और इस पर उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सर के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से और बाकी इस एपिसोड का ऐसे ही लाभ आप लोगों को मिलता रहेगा। सर आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं, वह प्रश्न आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या जहाँ पर भी हमारे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने प्रश्न। हम अगले एपिसोड में आपके प्रश्नों को ज़रूर शामिल करेंगे और जो भी आपके प्रश्न बहुत अच्छे होंगे, उन पर हम सर से ज़रूर जो है डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे सेशन को एन्जॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपने अगले एपिसोड। धन्यवाद।